यूएन की बैठक से पहले इजराइल का गाजा में भीषण हमला, कई देश देंगे फिलिस्तीनी को मान्यता। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ तुर्की का भीषण हमला करने की तैयारी में इजराइल, राष्ट्रपति एर्दोगन के सलाहकार की धमकी, नामो निशान मिटा देंगे। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप से अमेरिका में मुलाकात करेंगे शहबाज शरीफ। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का बयान, कश्मीर पर यूएनजीए में भाषण। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ न्यूयॉर्क में 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के मौके पर कुछ मुस्लिम नेताओं के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति की विदेश मंत्रालय ने रविवार को इसकी जानकारी दी है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस बैठक का मकसद क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर विचार विमर्श करना होगा। इस मौके पर शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे, जिससे विदेश मंत्री इसाक डार सहित अन्य वरिष्ठ मंत्री अधिकारी शामिल होंगे। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का यूएनजीए में भाषण विशेष रूप से लंबे समय तक चली आ रही कब्जा और आत्मनिर्णय के अधिकार का उल्लंघन की स्थितियां, खासकर फिलिस्तीन और कश्मीर पर होगा। इसके साथ ही शहबाज शरीफ वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों और अंतर्राष्ट्रीय चिंताओं जैसे आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, इस्लामोफोबिया और सतत विकास पर पाकिस्तान की स्थिति पेश करेंगे। उनका लक्ष्य दुनिया के सामने पाकिस्तान की प्रतिबद्धता को स्पष्ट करना है कि वह सभी सदस्य राज्यों के साथ मिलकर शांति, सुरक्षा और वैश्विक समृद्धि के लिए काम करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से मुलाकात की थी, लेकिन उसके बाद जो बाइडेन ने पाकिस्तान से दूरी बना ली थी। बाइडेन ने अपने कार्यकाल में पाकिस्तान के किसी भी प्रधानमंत्री को टेलीफोन नहीं किया था, लेकिन अब ट्रंप शहबाज शरीफ से मुलाकात करने जा रहे हैं। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर से भी मुलाकात की थी। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क यात्रा में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रम शामिल होंगे, जिसमें यूएन सुरक्षा परिषद की बैठकें, ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव का उच्च स्तरीय सत्र और जलवायु कार्यवाही का विशेष कार्यक्रम शामिल होंगे। इसके अलावा एक वरिष्ठ संयुक्त राष्ट्र अधिकारियों और अन्य विश्व नेताओं से भी मुलाकात करेंगे, ताकि आपसी हितों और वैश्विक चुनौतियों पर भी चर्चा हो सके। तो वहीं दूसरी तरफ कतर पर इजरायली हमले के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव काफी बढ़ गया है। वहीं सबसे बड़ी आशंका तुर्की पर इजरायल के हमले की लगाई जा रही है। कतर पर इजरायली हमले के बाद अब इजरायली टिप्पणीकारों ने तुर्की पर हमले की घोषणा शुरू कर दी है। वाशिंगटन में अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के सीनियर फेलो माइकल रूबिन ने कहा कि तुर्की इजरायल का अगला निशाना हो सकता है और उन्होंने चेतावनी दी है कि तुर्की को अपनी सुरक्षा के लिए नाटो की सदस्यता पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इजरायली शिक्षाविद और राजनीतिक हस्ती मीर मिस्री ने पोस्ट करते हुए लिखा कि आज कतर कल तुर्की, जिस पर अंकारा की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया दी गई। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के सीनियर सलाहकार ने सख्त भाषा का इस्तेमाल करते हुए ली है कि जियोनी इजराइल के कुत्ते, जल्द ही दुनिया को शांति मिलेगी जब तुम्हारा नाम नक्शे से मिट जाएगा। यानी दोनों देशों के नेताओं के बीच नफरती बयानबाजी शुरू हो चुकी है, जो कभी भी युद्ध का शकल में बदल सकता है। इजराइल की कई नेताओं ने अपने बयानों में तुर्की को सबसे खतरनाक दुश्मन करार दिया है। इजरायली टिप्पणीकारों ने भी पूर्वी भूमध्य सागर में तुर्की की मौजूदगी को एक खतरे और युद्ध के बाद सीरिया के पुनर्निर्माण में उसकी भूमिका को एक नए उभरते खतरे के रूप में पेश किया है। दूसरी तरफ तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान ने अगस्त में इजराइल के साथ आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को सस्पेंड करने की घोषणा की थी, जिसके बाद दुश्मनी तेजी से और भी बढ़ गई। अल जजीरा के मुताबिक कतर पर हमले के समय अमेरिका की चुप्पी ने तुर्की को काफी परेशान कर दिया है। तुर्की के एक्सपर्ट का मानना है कि अमेरिका ने कतर को सोशल स्टेट दे रखा है, फिर भी वो इजरायली हमले के समय चुप रहा। ऐसे में तुर्की को अमेरिका या नाटो से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तुर्की में इस तरह की चर्चा चल रही है कि अगर इजराइल तुर्की पर हमला करता है तो नाटो के आर्टिकल 5 के तहत क्या अमेरिका और नाटो के बाकी सदस्य तुर्की की रक्षा करने के लिए इजराइल के खिलाफ एकजुट होंगे। तुर्की और इजराइल की असली टकराव सीरिया और पूर्व भूमध्य सागर में उभरता दिख रहा है। इजराइल सीरिया में संघीय ढांचे या अलग अलग स्वायत्तता क्षेत्रों का पक्षधर है, जबकि तुर्की नई सीरियाई सरकार का समर्थन कर रहा है। इसलिए सीरिया दोनों ही देशों के लिए नए टकराव का मैदान बन गया है। हाल ही में जब तुर्की ने सीरिया के होम्स और हमा में सैन्य
ठिकाने बनाने की कोशिश की तो इजराइल ने इन जगहों पर भीषण बमबारी कर डाली। इसके अलावा साइप्रस में भी इजराइल की सैन्य और खुफिया मौजूदगी है, जबकि इजराइल के ग्रीस और ग्रीक साइप्रस प्रशासन के साथ उसका गहरा सहयोग है, जिससे इजराइल एजियन सागर में काफी आसानी से तुर्की को घेरने की क्षमता रखता है। तुर्की के पूर्व नौसैनिक एडमिरल सेम गुर्देनी ने चेतावनी दी है कि इजराइल की यह रणनीति ब्लू होमलैंड थ्योरी पर आधारित है, जो तुर्की के समुद्री अधिकारियों और सुरक्षा को सीधे चुनौती देती है। अल जजीरा के मुताबिक तुर्की में अलर्ट रहने के लिए कहा गया है और इजरायली हमले का जवाब देने के लिए कहा गया है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ गाजा में इजराइल की सेना ने एक बार फिर बड़ा हमला किया है। गाजा सिटी के स्वास्थ्य अधिकारियों ने रविवार को बताया कि इजराइल की ओर से रात भर चले हमले में कम से कम 34 लोग मारे गए। मरने वालों में अस्पताल के मेडिकल स्टाफ का एक कर्मचारी, उसकी पत्नी और 3 बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा शहर के दक्षिणी हिस्से में रिहायशी इमारत पर हमले में 14 लोग की जान गई है। इजराइल की ओर से यह हमला संयुक्त राष्ट्र की बैठक से ठीक पहले हुआ है। इस बैठक में कई देशों की फिलिस्तीनी राष्ट्र को मान्यता देने की तैयारी है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की सेना ने हाल ही में गाजा में नया अभियान शुरू किया है। इसमें गाजा सिटी में हमले और ज्यादा तेज कर दिए गए हैं। इजरायली सेना फिलिस्तीनियों में वहां से चले जाने के लिए कह रही है। इससे लाखों लोग के सामने एक नया संकट पैदा हो रहा है। एक्सपर्ट ने इस अभियान से गाजा में भूख और मानवीय संकट बढ़ाने की चेतावनी है। दूसरी ओर इजराइल ने शनिवार रात गाजा के लिए किए गए हमले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। पश्चिम के कई देश सोमवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में विश्व नेताओं की सभा में फिलिस्तीन को देश के तौर पर मान्यता देने की तैयारी कर रहे हैं। इनमें ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, माल्टा, बेल्जियम और लग्जमबर्ग शामिल है। ब्रिटेन और पुर्तगाल के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि रविवार को फिलिस्तीनी राष्ट्र को मान्यता का ऐलान होगा। इजराइल की सेना अक्टूबर 2023 में गाजा में हमले कर रही है। इजराइल में हमास के हमले में 1200 लोगों की मौत और 250 लोगों को बंधक बनाने के बाद इजरायली आर्मी ने गाजा में बमबारी शुरू की थी। इसके बाद से लगातार इजराइल ने गाजा में बम बरसाए हैं। जमीन पर भी इजरायली आर्मी गाजा में अभियान चला रही है। आपको बता दें कि इजराइल के हमले में गाजा में 60,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इसमें बड़ी संख्या में महिला और बच्चे शामिल हैं। वहीं लाखों लोगों के घर हमले से गिरा दिए गए हैं। ऐसे में गाजा में बड़ा मानवीय संकट खड़ा हो गया है। गाजा में लाखों लोगों को पर्याप्त भोजन और पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। एक्सपर्ट ने बार बार गाजा की स्थिति को लेकर चेतावनी दी है। तो वहीं दूसरी तरफ नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने नेतृत्व वाली सरकार ने रविवार को जेएनजेड समूह के नेतृत्व में हुए हिंसक आंदोलनों की जांच के लिए 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश गौरी बहादुर कार्की करेंगी। इस प्रदर्शन में 72 लोगों की जान चली गई है, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार को सत्ता से हटाना पड़ा। दरअसल जैन जी का मुख्य मांग थी कि काठमांडू में 8 और 9 सितंबर को हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान मारे गए कार्यकर्ताओं की हत्याओं के निष्पक्ष जांच के लिए उच्च स्तरीय आयोग का गठन हो। जैन जी संगठन ने शनिवार को सरकार विरोधी आंदोलन के दौरान 8 सितम्बर को गोलीबारी में 19 लोगों की मौत के लिए ओली और तत्कालीन गृह मंत्री रमेश की गिरफ्तारी की मांग की। कथित भ्रष्टाचार के आरोप और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाए गए प्रतिबंधों के खिलाफ 8-9 सितंबर को भड़के हिंसक प्रदर्शन में 3 पुलिस कर्मियों समेत कम से कम 72 लोगों की मौत हो गई थी। शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री ओली ने जैन जी आंदोलन के दौरान किसी भी गोलीबारी का आदेश देने के सिरे से इनकार कर दिया। उन्होंने दावा किया कि प्रदर्शनकारियों पर ऑटोमेटिक हथियार से फायरिंग की गई, जो नेपाल पुलिस के पास उपलब्ध नहीं थी। ओली ने भी इस घटना की स्वतंत्र जाँच की मांग की है। पद से इस्तीफा देने के बाद अपने पहले सार्वजनिक बयान में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष ओली ने जेएनजेड के शांतिपूर्ण विरोध के बीच हुई हिंसा के लिए बाहरी तत्वों और घुसपैठियों को जिम्मेदार ठहराया। आपको बता दें कि ओली सरकार ने 26 सोशल मीडिया साइट पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया था, जिसका जैन जी ने 8 सितंबर को जोरदार विरोध किया। उसी रात इस प्रतिबंध को हटा दिया गया। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।